अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का इंग्लिश यूनिट नंबर 3 कायद अ ग्रेट लीडर की जो एक्सरसाइज है और इसकी जितने भी इम्पोर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चंस हैं या वोकेबलरी है एसएसटी जनरल से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये एसएसटी जनरल की प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैं 3 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। तो आइए चलते हैं इस यूनिट को ज़रा देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 29 पे। अच्छा, हम यहाँ पे ऑप्शन ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग फ्रेजेस। इनमें से जो है ना एक फ्रेज आया था एसएसटी जनरल 2022 में और पूछा गया था कि इस फ्रेज का मतलब क्या होता है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे और इन फ्रेजेस को ज़रा देख लेते हैं। पहला पहला हमारे पास फ्रेज है द चेयर्स एंड टेयर्स ऑफ जॉय। चीयर्स एंड टीयर्स ऑफ जॉय का मतलब होता है खुशी और गम के आंसू, यानी मिक्स्ड किस्म की जो फीलिंग्स होती हैं, यानी एक ही टाइम पे जब आपको खुशी भी हो और खुशी से आपके आंसू भी जो है ना बहते हैं। तो हैप्पीनेस मिक्स्ड विद टेयर्स, यानी इस तरह की खुशी जिसमें आप खुश भी हैं और आप जो है ना खुशी के आंसू भी बहाते हैं, तो इसका मतलब चेयर्स एंड टीयर्स ऑफ जॉय कहते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास फ्रेज है फार फ्रॉम वेल। फार फ्रॉम वेल का मतलब होता है इल, यानी बीमार होना, ठीक है। अगर किसी की तबीयत सही नहीं हो तो उसको हम कहते हैं ही इज़ फार फ्रॉम वेल, यानी वो बीमार होते हैं, ठीक है। तो फार फ्रॉम वेल का मतलब होता है बीमार होना, ठीक है। अच्छा, तीसरा है हमारे पास हैड बिकम अ नेशन। हैड बिकम अ नेशन का मतलब होता है टर्न इनटू अ यूनाइटेड कंट्री, यानी एक ही कौम बन चुके थे। अच्छा, फोर्थ नंबर देखते हैं एनिमी ऑफ टुडे मे बी फ्रेंड ऑफ टुमारो, यानी आज का दुश्मन कल का दोस्त बन सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डी पे आते हैं यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। कि इन वर्ड्स को जो है ना आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। तो सेंटेंसेस में तो हम इस तरह के सवाल तो नहीं आते, लेकिन इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ड्स है ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करते हैं, तो वो ज़रा मैं आपको बता देता हूँ वो वर्ड बाय वर्ड। अच्छा, पहला जो हमारे पास वर्ड है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट कहते हैं खुशी या जोश को कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक नाउन है। दूसरा है हमारे पास आइडियल। आइडियल का मतलब होता है बेहतरीन, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजेक्टिव का काम भी करता है और नाउन का काम भी करता है। तीसरा है हमारे पास रेयरली। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, ये एडवर्ब है, ठीक है। चौथा हमारे पास है वास्ट। वास्ट जो है ना इसका मतलब होता है वसी, ठीक है। वसी जो है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है यूनिटी। यूनिटी जो है ना जिसको हम यकजहती कहते हैं, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। ओके, अब आते हैं वोकेबलरी की तरफ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाइंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड थ्रू एब्रिविएशन यूज, यानी इन वर्ड्स के आपने बताना है कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहला हमारे पास वर्ड है फेरोसिटी। फेरोसिटी का मतलब होता है शिद्दत, ये एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, ये एक वर्ब है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पुख्ता इरादा, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। क्राउड, क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। सोबर, सोबर जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं हमारे पास जो मजीद वर्ड्स है नीचे एफ नंबर पे जो हमारे पास क्वेश्चंस है उसमें हमने क्या करना है, फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी इनके हमने एंटोनिम्स तलाश करने हैं कि इनके एंटोनिम्स क्या होते हैं। अब इनमें से सवाल आ सकता है, फॉर एग्जांपल जो पहला पहला वर्ड है सीरियस। सीरियस का मतलब होता है संजीदा, ठीक है। अब इसका आपसे पूछा जा सकता है कि सीरियस का एंटोनिम क्या होता है। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग, ठीक है। एंटोनिम्स वो यानी वर्ड्स एंटोनिम्स उसको कहते हैं जो अपोजिट मीनिंग या वर्ड्स अपोजिट भी आप कह सकते हो इनको, ठीक है। तो सीरियस का जो एंटोनिम है, सीरियस संजीदा को कहते हैं, इसका जो अपोजिट है एंटोनिम वो क्या है, फनी, ठीक है, मजाहिया। दूसरा है हमारे पास वायलेंस। वायलेंस कहते हैं तशद्दुद को, तो इसका जो अपोजिट होगा एंटोनिम वो क्या होगा, पीस। पीस का मतलब होता है अमन। तीसरा हमारे पास है वीकनेस। वीकनेस है कमजोरी को कहते हैं, तो इसका जो अपोजिट एंटोनिम है वो क्या है, स्ट्रेंथ यानी ताकत। चौथा हमारे पास है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी या मजा, ठीक है। या ठीक है, इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, सैडनेस, जिसको हम कहते हैं गम, अफसुर्दगी। चौथा है हमारे पास हारमोनी। हारमोनी कहते हैं
हम आहंगी, ठीक है, या हार्मोनी, पीस को भी कहते हैं। तो इसका जो अपोजिट होगा वो वायलेंस होगा या कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, दोनों आप लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल का हमारे पास टॉपिक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है। फिल इन द आर्टिकल ए एन और दी वेयर नेसेसरी, इंसर्ट एक्स वेयर नो आर्टिकल इज यूज्ड। यानी यहाँ पे इन वर्ड से पहले आपने क्या लगाना है, आर्टिकल ए एन या दी लगाना है, और जहाँ पे आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आपने क्या लगाना है, एक्स लगाना है। पहला पहला सेंटेंस है, आई लाइक डैश ब्लू शर्ट ओवर दियर बेटर देन डैश रेड वन। तो आप यहाँ पे दोनों से पहले क्या लगाओगे, डिफरेंट आर्टिकल दी लगाओगे। आई लाइक द ब्लू शर्ट ओवर देयर बेटर देन द रेड वन, ओके। दूसरा है हमारे पास, दियर कार डज 150 माइल्स एन आवर। अच्छा देखें, जब भी अगर कोई नाउन वावल साउंड से शुरू होता है तो उससे पहले हम आर्टिकल ए एन लगाते हैं, ठीक है। अगर कोई नाउन जो है वो उसके शुरू में कॉन्सोनेंट साउंड आता हो तो उससे पहले वावल ए लगा, आर्टिकल ए लगाते हैं। लेकिन अगर वो वावल साउंड से शुरू होते हैं तो उससे पहले हम एन लगाते हैं। तो ये जो आवर है, आवर से पहले जो है ना, एच ओ यू आर, इसमें एच साइलेंट है, ओ से शुरू हो रहा है, तो ओ की जो वाई साउंड है वो वावल साउंड है, इससे पहले इसलिए हम और से पहले क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा है हमारे पास, वेयर इज द यूएसबी ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक। अब यहाँ पे हमने यूएसबी से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक यूएसबी की बात हो रही है। यानी वेयर इज द यूएसबी ड्राइव आई लेंट यू लास्ट वीक, वो यूएसबी ड्राइव कहाँ है जो मैंने आपको लास्ट वीक दी थी। इसका मतलब है कि यूएसबी ड्राइव के बारे में स्पीकर को ऑलरेडी पता है, इसलिए आप यूएसबी ड्राइव से पहले क्या लगाओगे, दी लगाओगे। यानी जब भी किसी ऐसी चीज़ के बारे में आप बात करते हैं जो आपको पहले से मालूम हो तो आप उससे पहले क्या लगाते हो, डेफिनेट आर्टिकल दी लगाते हो। अच्छा, इसके बाद फोर्थ नंबर हमारे पास, डू यू स्टिल लिव इन देश बनो। क्या आप अभी तक बनो में रहते हैं। अच्छा, बनो से पहले एक्स लगा लेंगे, यानी कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होते हैं, क्योंकि बनो जो है ये एक प्रॉपर नाउन है, सिटी का नाम है, और सिटी और कंट्री के नामों से पहले मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या नहीं लगाते, इस आर्टिकल को इस्तेमाल नहीं करते। पांचवा है हमारे पास, इज योर मदर वर्किंग इन एन ओल्ड ऑफिस बिल्डिंग। यहाँ पे देखें ना, ओल्ड से पहले आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे, क्योंकि यहाँ ववल साउंड से शुरू हो रहे हैं ओल्ड, तो इस वर्ड से पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास वर्ड्स, which of the three sentences containing a modal auxiliary verb has the same meaning as the original one। अच्छा, इसमें से आपने ये बताना है कि फॉर एग्जांपल पहला पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी वो इंग्लिश बोलने के काबिल हैं। अब इनमें से तीन ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से आपने ये बताना है कि कौन सा वाला जो है ना उसका सेम मीनिंग है जो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के मुताबिक आपने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ओके, सो दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश वेल, यानी वो इस काबिल हैं कि वो इंग्लिश अच्छी तरह से बोल सकें। तो एबल जो है ना ये यानी एबिलिटी यहाँ पे जाहिर किया है, तो इसलिए एबिलिटी को जाहिर करने के लिए हम कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, कैन इस्तेमाल करते हैं। दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल, तो इसका वही मतलब है जो ऊपर क्वेश्चन में है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुमारो। अच्छा, पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा हम कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, मे। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुमारो, इसका मतलब सेम है। अगर हम ये कहते हैं ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन टुमारो, कि कल बारिश हो सकती है, हम ये भी कह सकते हैं इट मे रेन टुमारो, क्योंकि मे जो है ना ये हमेशा पेशनगोई को जाहिर करता है, पॉसिबिलिटी को। अच्छा, तीसरा नंबर है हमारे पास, डू आई हैव टू क्लीन द किचन, यानी क्या मुझे जो कि बावर्ची खाना है वो हर सूरत में साफ करना है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ओब्लिगेशन ज़ाहिर किया गया है, यानी वो काम जो आपने हर सूरत में करना होता है, उसके लिए जो ओब्लिगेशन के लिए हम मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो मस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ऑप्शन बी से करेक्ट है, उसका भी सेम मतलब होता है, मस्ट आई क्लीन द किचन।
फोर्थ नंबर है हमारे पास, आर यू एबल टू ड्राइव अ ट्रैक्टर, यानी क्या आप इस काबिल हैं कि एक ट्रैक्टर चला सको। यहाँ पे भी एबिलिटी को जाहिर कर रहा है, तो इसका कौन सा आएगा, कैन। हम कैन इस्तेमाल करते हैं एबिलिटी के लिए, ठीक है, जिस तरह हम पहले सेंटेंस में हमने कैन इस्तेमाल किया था। सो कैन यू ड्राइव अ ट्रैक्टर, क्या आप ट्रैक्टर चला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और भी है पांचवा, उसको जरा देखते हैं। ओके, पांचवा है हमारे पास, वी आर नॉट अलाउड टू स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग, यानी जब रेड फ्लैग जब उठाया जाता है तो उस वक्त हमें स्विमिंग अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ अलाउड नहीं होती तो इसके लिए हम मस्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वी मस्ट नॉट स्विम व्हेन द रेड फ्लैग इज फ्लाइंग, तो यही सेंटेंस आप इसकी जगह फिट कर सकते हैं। अच्छा, सी नंबर है हमारे पास, फाइंड द रेगुलर वर्ब इन ईच लाइन एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ठीक है। अच्छा, इनमें से बहुत सारे वर्ब्स दिए हैं। पहले ऑप्शन में देखते हैं, रीड, फील, प्ले, सी, इनमें रेगुलर वर्ब कौन सा है। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को जरा देखते हैं। आप नीचे आ जाएं जरा, डू यू रिमेंबर पे, यहाँ पे रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब को एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अच्छा, पहला पहला देखते हैं रेगुलर वर्ब क्या होता है। अ वर्ब फॉलोइंग द नॉर्मल पैटर्न ऑफ इन्फ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, रीच, रीच्ड, रीच्ड, यानी रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिसका हम सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, उसमें हम ईडी लगाकर या फिर डी लगाकर हम उसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, ठीक है। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हम बना सकते हैं बाय एडिंग ईडी और डी, तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीच है ना, रीच, ये एक रेगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसकी सेकेंड फॉर्म जब हम बनाते हैं तो ईडी ऐड कर देते हैं, रीच्ड। थर्ड फॉर्म भी इसका रीच्ड है। तो जो ईडी से या डी से अपनी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाता है वो वर्ब रेगुलर वर्ब होता है। और दूसरा वो वर्ब जो ईडी से या डी से अपना सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाता वो इरेगुलर वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है गो, वेंट, गॉन, तो ये जो गो है ना, अब इसका जो सेकंड फॉर्म है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, वेंट बन जाता है। थर्ड फॉर्म जो है ना वो फिर अलग हो जाता है, गॉन। तो ये ऐसे वर्ब जो अपनी फॉर्म को चेंज करते हैं, जो ईडी से या डी से अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाते बल्कि वो मुकम्मल तौर पर स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, उसको हम इरेगुलर वर्ब कहते हैं। अच्छा, इरेगुलर वर्ब कभी कभार ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल चेंज भी नहीं होते हैं, ठीक है। कभी कभार वो ऐसे होते हैं जो कभी बिल्कुल चेंज भी नहीं होते। अच्छा, इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। और ऊपर वो पहले पहले फिर से आ जाओ उसमें, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी में, फाइंड द रेगुलर वर्ब इन ईच लाइन एंड राइट इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यानी हर एक लाइन में आपको चार चार वर्ब दिए हैं, इनमें आपने क्या करना है, रेगुलर वर्ब ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें सवाल आ सकता है कि कौन सा आपका रेगुलर वर्ब है और कौन सा इरेगुलर वर्ब है। अच्छा, अगर पहला पहला हम देख लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास जो कलेक्शन है वो है रीड, फील, प्ले, सी। इसमें अगर आप देखते हैं ना, रीड, रीड का जो सेकंड फॉर्म है वो रेड है, थर्ड फॉर्म भी रेड है, तो ये इरेगुलर वर्ब है क्योंकि ये बिल्कुल चेंज ही नहीं होता। फील जो है ना, फील का सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, फेल्ट एंड फेल्ट, तो ये भी इरेगुलर है। प्ले जो है, प्ले की आप सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, ईडी लगा के आप उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। प्ले जो है ना ये एक रेगुलर वर्ब है। दूसरा देखते हैं, लिसन, हेल्प, से, थिंक। इसमें अगर आप लिसन को देख लेते हैं तो इसमें आप ईडी ऐड कर दो ना, लिसनड, तो ये आपकी सेकंड फॉर्म बन जाती है और थर्ड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रेगुलर वर्ब है। जबकि अगर आप डू को देखते हैं तो डू का जो है ना डिड बनता है। गो का कैसे बनेगा, गो, वेंट, गॉन, ये इरेगुलर है। मेक का कैसे बनेगा, मेक, मेड, मेड, ये भी इरेगुलर है। तीसरा हम देखते हैं, इसमें हमारे पास नो, हेल्प, से, थिंक, इसमें हेल्प जो है वो रेगुलर वर्ब है क्योंकि हेल्प पे आगे अगर आप ईडी लगा लेते हैं तो इससे क्या बन जाता है, हेल्प्ड, यानी ईडी से ये अपने पास्ट टेंस बनाता है, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी से बनते हैं, वागियों का नहीं बनते हैं। तो हेल्प जो है ना हमारे पास क्या है, रेगुलर वर्ब है। इसके अलावा चौथे नंबर पे अगर हम देखते हैं, लाइक, अच्छा, लाइक जो है इसमें अगर हम डी लगा लेते हैं तो क्या बन जाते हैं, लाइक्ड बन जाते हैं, यानी ये डी से अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाता है, तो ये रेगुलर वर्ब है। जबकि बाकी जो है हमारे पास, राइट, फॉरगेट, ईच, इसको आपने सबको एक एक को चेक करने हैं कि क्या ये ईडी से अपनी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं कि नहीं।
फॉर एग्जांपल राइट है ना, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, रॉट, यानी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। थर्ड फॉर्म बनेगा रिटन, ठीक है, यानी ये इरेगुलर है। इस तरह आप एक एक को चेक कर सकते हैं। पांचवा है हमारे पास टेक, ब्रिंग, कट, क्लीन। तो इसमें हमारे पास जो क्लीन है वो रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसमें अगर आप ईडी लगा लेते हैं तो क्या बन जाता है, क्लीन। सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसकी ईडी से बनती है, तो ये हम क्लीन जो है ना हमारे पास क्या है, रेगुलर वर्ब है। अच्छा, इसमें अगर आप कट को देखते हैं तो कट एक ऐसा वर्ब है जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है, कट, कट, कट। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल चेंज ही नहीं होती, बल्कि ये सेम ही रहते हैं। तो इरेगुलर वर्ब कभी कभार ऐसा भी होता है जो बिल्कुल चेंज ही नहीं होते हैं, सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो इरेगुलर वर्ब या तो सेम ही रहेगा या तो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज होगा, वो ईडी से अपना सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं बनाएगा। ओके, सो ये था रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। आगे जो है ना हमारा टॉपिक है डिसाइड वेदर द वर्ब इन कलर्स आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अच्छा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में जो है ना ये फर्क है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स उनको जो है ना ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। अगर इसके आगे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगाते ना, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या करेगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, बल्कि हमेशा आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा, ठीक है। अच्छा, इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो बगैर किसी ऑब्जेक्ट के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अपना मीनिंग क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब पहला पहला अगर हम एग्जांपल देखते हैं, शी वॉज क्राइंग ऑल डे लॉन्ग। तो इसमें अगर हम देख लेते हैं ना, वॉज क्राइंग ये एक ट्रांजिटिव यानी इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ऑल डे लॉन्ग जो है ना ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जस्ट हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एडवर्ब फ्रेज है। हमें बताता है कि वो कितना रो रही थी, टाइमिंग बता रहा है रोने का, ठीक है, ड्यूरेशन बता रहा है। तो ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है ऑल डे लॉन्ग, यानी इसका मतलब है कि क्राइम को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द बेबी इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। अब इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्राइंग क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। दूसरा है वी शोड हर द फोटो एल्बम। अब इसमें जो शोड है, वी शोड हर, हमने उसे दिखाया। अब अगर इसके बाद आप द फोटो एल्बम नहीं लगाते ना, तो ये सेंटेंस आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं, क्योंकि शोड जो है इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द फोटो एल्बम की जरूरत होती है, ठीक है। इसके बगैर ये आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। ओके, शोड जो है ना हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके अलावा तीसरा है हमारे पास द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टू एक्सरसाइज रेगुलरली। अच्छा, एडवाइस जो है ना, ये एडवाइस ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना द डॉक्टर एडवाइज्ड, आगे मैं मी को हटा देता हूँ, ठीक है, तो फिर आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि डॉक्टर ने नसीहत की, किसको नसीहत की, क्या नसीहत की, वो चीज़ आपके जहन में होगी, यानी आपने आगे ऑब्जेक्ट लगाना होगा। तो एडवाइस को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। चौथा है हमारे पास इट वॉज रेनिंग एट दैट टाइम। तो रेनिंग यहाँ पे वॉज रेनिंग क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि एट दैट टाइम जो है ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जो कि यहाँ पे यह एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। पांचवा है हमारे पास शी लाफ्ड एट द जोक। यहाँ पे जो लाफ्ड है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बल्कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है द जोक। क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो एट के बाद आता है, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ट्रांजिटिव वर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो मीनिंग नहीं देते। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हैं शी लाफ्ड एट द जोक, यहाँ पे विदाउट एनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये सेंटेंस हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो लाफ्ड एट क्या है, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, अच्छा, ये ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब को जो है ना आपने सही तरीके से समझना है। यहाँ पे चूंकि हमने एक्सरसाइज किया है, इसमें मैंने डिटेल के साथ कंप्लीट बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी एक्सप्लेन किया है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स, उसमें आप ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब की जो वीडियो है, लेक्चर है, उसको ज़रा देख लें। ये जो टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। यूनिट नंबर 4 द डेफोडिल्स को हम डिस्कस करेंगे, उसका पोएम भी हम डिस्कस करेंगे, और साथ में उसका एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।